नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस वक्त जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, क्या इसमें भी दोष 2014 से पहले की सरकार का है? और अगर दोष कांग्रेस सरकार का है तो पिछले 7 सालों से मोदी सरकार क्या कर रही है? यह बात किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा और फिर मैं उसकी एक एक करके चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले यह खबर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। यह खबर क्या कहती है, इसका हेडलाइन देखिए। भारत से 23 रुपए सस्ता पेट्रोल नेपाल में, होने लगी तस्करी, पकड़े गए 3 लोग। आज तक की खबर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अब नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है और भारत में जो जो राज्य बसा हुआ है, जो जो शहर बसे हुए हैं, वहां से लोग सीमा पार करके नेपाल जा रहे हैं और वहां से पेट्रोल ला रहे हैं और उसकी तस्करी भी हो रही है। खबर क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता बिक रहा है, वो भी तब जबकि नेपाल में भी पेट्रोल डीजल भारत से ही जाता है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण नेपाल सरकार ने भारत से लगती सीमा सील कर रखी है। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की नेपाल से भारत में तस्करी होने लगी है। यानी कि हमारे लोग नेपाल जा रहे हैं पेट्रोल खरीदने के लिए या फिर तस्करी हो रही है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने दरअसल इसके लिए कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा। हालांकि उन्होंने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, चतुराई से अंत में यह भी कह दिया कि मैं दोष उन्हें नहीं दे रहा हूं, मगर जो बात कहना था वो तो निकल ही गई। यानी कि तीर कमान से निकल ही गया मोदी जी। अब फिर आप उस पर लाग लपेट करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। उन्होंने बताया कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। भारत ऊर्जा आयोग पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। हम अपने आयात स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं, लेकिन यह काम अगर पहले हो जाता तो देश के मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ नहीं पड़ता। यानी कि मोदी जी, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप सरकार को ब्लेम करते थे। मैं आपके 2 पुराने बयान सुनाना चाहता हूं और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला तो उनका वो ऐतिहासिक बयान है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि एक बार काला धन आ जाए तो 15-15 लाख तो गरीब के खाते में ऐसे ही चले जाएगा, जिससे बाद में अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि यह एक जुमला है। मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, बल्कि इसमें उन्होंने यह कहा था कि यह सरकार तो वो सरकार है जो हर चीज के लिए मोदी पर दोष मढ़ती है। सुनिए उनका यह बयान। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो सुना आपने, यह सरकार हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराती है। मोदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि वो सरकार पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए भी आपको दोषी ठहरा रही है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं बताइए।
एक तो आपने देश की जनता को 15 लाख का वादा किया, वो तो खैर पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो जुमला था। फिर आप ये कह रहे हैं हर चीज के लिए मुझे दोषी मढ़ा जाता है, मगर अब जब आप सत्ता में हैं तब हर चीज के लिए आप दोषी जो हैं विपक्ष को ठहराते हैं। किसान आंदोलन करता है, विपक्ष दोषी है। नागरिकता बिल के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, विपक्ष दोषी है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक सड़क पर आता है, विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है। अरे विपक्ष अगर इतना ताकतवर है तो वो 55 सीटों पर थोड़ा ना अटका रहता। मेरी बात कांग्रेस की हो रही है। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री ने जब वो विपक्ष में थे तो पेट्रोल के दामों पर क्या कहा था, सुनिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो सुना आपने, विपक्ष में कुछ और, सत्ता में आकर कुछ और देश की जनता को यह समझना होगा। अब मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर है। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपए। आज कीमत 88 रुपए प्रति लीटर है और कुछ जगहों पर 100 तक पहुंच गई है। डीजल मई 2014 में 57 रुपए के भाव से बिक रहा था, आज 80 रुपए के भाव से बिक रहा है सिर्फ दिल्ली में, और हो सकता है इससे ज्यादा ही बिक रहा हो। यह हकीकत है। आप जानते हैं ना, मौजूदा आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इन तस्वीरों में किस तरह से साइकिल में निकल गए थे अपना विरोध जतलाने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर। मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, मुद्रास्फीति पर पड़ेगा और फिर महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त आपको एक बात समझना पड़ेगा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। पिछले 50 साल में नौकरियों को लेकर जो रिकॉर्ड है वो सबसे बदतर है। और ऊपर से अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार, दोष अब भी 2014 से पहले की सरकार पर मर रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार के पास इस पर काबू पाने का कोई जरिया है भी कि नहीं। मगर उससे भी बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी तो सड़कों पर उतर आती थी 2014 से पहले, आम इंसान भी उस पर बोलता था। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अक्षय, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ये तमाम लोग 2014 से पहले पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर खुल्लम खुल्ला बयान देते थे। मैं नहीं भूला हूं कि अमिताभ बच्चन ने एक जोक डाला था अपने ट्विटर अकाउंट पर कि भैया 2 रुपए का पेट्रोल डलवा दो। तो पेट्रोल जो डालता है उसने पूछा सिर्फ 2 रुपए का क्यों? कहता गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के ऊपर, ताकि मैं गाड़ी को जला दूं, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं। अब ये लोग इतने डर गए हैं कि लोग ये मजाक भी नहीं करते हैं। और ये सवाल आम इंसान के साथ भी है कि देखिए, 2014 से पहले जब आप पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर प्रदर्शन कर सकते थे, अब आप क्यों डरते हैं? जब आपसे पेट्रोल स्टेशंस पर न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स, कैमरामैन सवाल करते हैं, तो आप इतनी दबी आवाज में अपनी बात क्यों रखते हैं? पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर बात क्यों नहीं की जाती है? उसको लेकर इस कदर खौफ क्यों है आप पे, अपनी बात रखने को लेकर? हकीकत यह दोस्तों कि अब इस मुद्दे को विपक्ष भी उस पुरजोर तरीके से नहीं उठाता जिस पुरजोर तरीके से बीजेपी उठाया करती थी जो 2014 से पहले। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा और बहुत दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से पूछा गया कि भाई आप पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? तो वो कहते हैं कि भाई हम उठा भी देंगे मगर मीडिया उसे दिखाएगा नहीं। और मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं उनकी क्या दिलचस्पी है, उनकी दिलचस्पी दिशा रवि पर झूठ का प्रचार प्रसार करना, बेवजह का जहर बोना। जो असली मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए वो कभी नहीं उठाए जाएंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है।
विपक्ष यह सोचकर नहीं उठाता कि मीडिया उसे तवज्जो नहीं देगा। अरे आप अपना कर्म कीजिए ना। मेरे जैसे पत्रकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सुनिए सरकार जैसे शोज करते हैं ना। क्यों करते हैं हम? क्योंकि सवाल सरकार से ही किया जाएगा, सवाल विपक्ष से नहीं किया जाएगा। वो विपक्ष जो पिछले 2 चुनावों में लगातार पटखनी खाती जा रही है। सवाल उनसे किया जाएगा जो सवालों से बचते हैं, जो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं सवालों को दबाने के लिए। और हम सुनिए सरकार में उस फलसफे से काम करते हैं। विपक्ष भी अपने इस दायित्व को नहीं भूल सकती। हकीकत दोस्तों यह है। इसलिए जाते जाते पेट्रोल की कीमतों पर मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को ना भूले। प्रधानमंत्री के तमाम बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को ना भूले, क्योंकि बेशक आपको मीडिया ने दिखाए मगर आपको मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे ना। देखिए, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। गोदी मीडिया को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। और उसी तरह से आपको ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आम इंसान से है। आम इंसान को बेशक धर्म का दतूरा चटा दिया गया हो, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बीजेपी जीतती रहेगी। क्योंकि देखिए, नफरत एक बहुत ही आसान तरीका है वोट हासिल करने का। बांट दीजिए, लोगों में असुरक्षा पैदा कर दीजिए। एक जमाने में जिस तरह से मुसलमानों को उनके धर्मगुरु मूर्ख बनाते थे ये कहते हुए कि इस्लाम खतरे में, आज वही हिंदुओं के साथ कुछ लोग कर रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। तो करिए, वो है ना, पौड़ी हो रही है। तो एक किस्म की अजीबोगरीब पार्टी हो रही है इस देश के अंदर। खैर, सुनिए सरकार में बस इतना ही। अब विसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।